प्यारे दर्शकों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस है। आज हम उनके जीवन से जुड़े कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं खबर हिमाचल से के स्टूडियो में स्वामी विवेकानंद प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रमोद शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपने सन 2017 में शिमला ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, तो आइए आप उनसे हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका खबर हिमाचल के स्टूडियो से स्वागत है, अभिनंदन है। आप बताएं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज बहुत एक शुभ दिन है, महान दिन है कि हम एक ऐसे क्रांतिवीर को याद कर रहे हैं जिसने देश की एकता एवं अखंडता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, एक मिशन को लेके आगे बढ़े और अखंड भारत के निर्माण के लिए कदम कदम पर संघर्ष किया, विरोध किया और अपनी मंजिल को प्रशस्त करने का प्रयास किया। ऐसे वीर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज 6 जुलाई के दिन 1901 में उनका जन्म हुआ था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मूल रूप से एक शिक्षाविद थे और एक महान देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, राजनीतिक चिंतक थे, संगठनकर्ता थे और अखंड भारत के पक्षधर थे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा थे और हिंदुत्व की मिसाल को जलाने वाले वो एक ऐसे धावक थे जिसने पूरी जिंदगी इस चीज को जलाए रखा। आज उनके जन्म दिवस पे हम उन्हें अपना नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षाविद थे, कृपया आप हमें बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका देश के लिए क्या योगदान रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि शिक्षा जो है वो किसी भी समाज, देश या व्यक्ति के लिए एक चमत्कारी परिवर्तन कर सकती है। इसी दृष्टि से जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बचपन से कुशाग्र बुद्धि थे। उनके पिता कैलकाटा हाई कोर्ट के जज थे और कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी पढ़ाई में अपना जोरदार ध्यान दिया, बीए किया और कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से, जो कि एक गरिमामय विश्वविद्यालय है, लॉ किया, डीलिट की उपाधि प्राप्त की और बैरिस्ट्री की जो उपाधि है वो इंग्लैंड से उन्होंने प्राप्त की। और मजे की बात यह है कि मात्र 33 वर्ष की अवस्था में वे विश्व के सबसे युवा वाइस चांसलर बने कोलकाता विश्वविद्यालय के। और उससे पूर्व उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में वकालत भी की और इन मायनों में उनका एक अनूठा इतिहास रहा है। और जब वो कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे 1937 में, तो उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को दीक्षांत भाषण के लिए अपने विश्वविद्यालय में बुलाया और पहली बार किसी भी शख्सियत ने जिन्होंने दीक्षांत भाषण दिया हो, बांग्ला में अपना भाषण दिया। तो ये एक अविस्मरणीय पल है और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने समाज को जगाया, सतर्क किया और शिक्षा की एक अखंड ज्योत थी, उसको उन्होंने न केवल बंगाल में, अभी तो पूरे भारत में जो है उसको प्रकाश को फैलाने का पूरा प्रयास किया। देखो, ये तो था उनका शिक्षा के क्षेत्र में कि उनका क्या योगदान रहा। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक हिंदू हितैषी थे और हिंदुओं के उत्थान के लिए उनका क्या योगदान रहा है, क्या इस पर भी आप प्रकाश डालेंगे? देखिए, बिल्कुल। हिंदू उनका हिंदुत्व एक बड़ा व्यापक और समग्र रूप का हिंदू था और उसमें जो भी एक समान प्लेटफॉर्म पे थे वो हिंदू थे। लेकिन अगर आप तुष्टीकरण की नीति अपनाएंगे, भेदभाव करेंगे, उसके वो सख्त खिलाफ थे, विरोध थे। उनको लगा, पहले उनका सब ठीक था,
उनको कुछ समय के बाद लगा कि मोहम्मद अली जिन्ना या फिर भारत के कुछ नेता मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका विरोध होना चाहिए। और इसका विरोध उन्होंने किया भी, बहुत जबरदस्त उन्होंने विरोध किया। और जो उनका एक हिंदुत्ववाद था वो एक उदारता पूर्वक हिंदुत्व था। और बंगाल में वो हिंदुओं के मुख्य प्रवक्ता भी बने। बंगाल विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन हिंदुओं की एकता के वो पक्षधर थे। और इसके चलते उन्होंने 1939 में हिंदू महासभा में वो शामिल हुए, जो हिंदू विचार की एक संस्था थी। और इतना उन्होंने परिश्रम किया, इतना उसके बारे में उन्होंने एक अलग जगाई कि 1943 में उनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया। और आज भी अगर हिंदुत्व के लिए कोई प्रेरणा का स्रोत इतिहास के पन्नों में है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा व्यक्तित्व ही है। ये तो रही डॉक्टर साहब उनके कि हिंदुत्व की बात। अब हम, क्योंकि आप बात तभी कर सकते हैं जब आप किसी राजनीतिक पटल पर आते हैं, तो अब जो उनकी हम राजनीतिक जीवन की भी कुछ चर्चा करते हैं जी। तो उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रवेश कैसे हुआ एक हिंदुस्तान की राजनीति में? देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वो एक संपन्न परिवार से थे, शिक्षित थे, बैरिस्टर थे, वाइस चांसलर रहे, सब चीजें उनके पास थी। तथापि जैसा आपने कहा कि जब तक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म आप नहीं ले सकते हैं तब तक आप ना तो हिंदुत्व की लड़ाई उतनी प्रखरता से लड़ सकते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात उतनी प्रखरता से नहीं कर सकते हैं, या फिर ज्वलंत मुद्दे जैसे धारा 370 वगैरह वगैरह, इनके ऊपर आप तभी अपनी टीका टिप्पणी और संघर्ष मजबूती से कर सकते हैं जब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे आप आए। इसके लिए उन्होंने 1929 में बंगाल विधान परिषद में वो निर्वाचित हुए और इसके मार्फत बाद में वो पश्चिमी बंगाल में वित्त मंत्री भी बने। तो ये उनके एक राज्य का जो राजनीति थी, वो राज्य में उन्होंने इस किस्म की राजनीति की। और बाद में जब वो राष्ट्रीय राजनीति में आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। उन्होंने उनके मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आग्रह पे वो व्यापार एवं आपूर्ति मंत्री बने। लेकिन जो उनकी मूल भावना थी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, हिंदुत्व की, वो इनके दिलो दिमाग में थी। और जब 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ 1950 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के लियाकत अली खान, तो नेहरू और उनके बीच माइनॉरिटी को अपीस करने का समझौता हुआ, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गले से नीचे नहीं उतरा। उन्होंने विरोध किया और विरोध इतना मुखर और प्रखर किया कि उन्होंने नेहरू जी की कैबिनेट से तुरंत इस्तीफा दिया। और उसके बाद उनका संपर्क स्थापित हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु गोलवलकर जी से। मंत्रणा हुई, सलाह मशवरा हुआ और अंत में यह निर्णय लिया गया कि हम भारतीय जनसंघ की स्थापना करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनसंघ वो संस्था रही है जिसने कि अखंड भारत की अगुवाई के लिए हमेशा अपने शब्दों को मुखरित किया। और आज अगर आप देखें, वही जनसंघ है जिस जनसंघ की गंगोत्री से आज भारतीय जनता पार्टी का जो एक अविरल धारा है वो आगे बढ़ रही है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो कहीं ना कहीं बीज के रूप में, सीड के रूप में जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मौलिक चिंतन रहा है, वो चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रहा है, हिंदुत्व का रहा है, अखंड भारत का रहा है, मैं इन 3 बिंदुओं में बात करूंगा। तो ये उनका एक मौलिक राजनीतिक सोच रही है और हमें इस बात की भी खुशी है कि आज भारत इन्हीं पगों पर आगे बढ़ रहा है। अब हम चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक हमारा एक बड़ा ही संवेदनशील राज्य है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जम्मू कश्मीर के लिए बड़े संवेदनशील रहे। तो उन्होंने जो 370 की धारा है
जो आज के तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री है देश के, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 370 की धारा को हटाया है। तो आप किस दृष्टि से देखते हैं कि क्या उनका एक जो सपना था एक इस देश के लिए, अब हिंदुत्व के लिए, और 370 की जो धारा है, जिस तरह के से 370 की धारा का मिसयूज होता जा रहा था, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि उनका एक किस तरह का ये सपना उनका क्या साकार हुआ है? देखिए, मैं निश्चित रूप से ये बात कह सकता हूं कि धारा 370 को हटाकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, उससे वो सपना हर हालत में साकार हुआ है। जिस सपने की कल्पना या जो सपना देखा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज तो हर प्रत्येक आदमी की जुबान पे धारा 370 का नाम है, लेकिन 1951 में धारा 370 की बात करना अपने आप में एक बड़ी अद्भुत बात थी। किसी ने सोचा नहीं था कि धारा 370 क्या है, क्या इसको एब्रोगेट किया जा सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज द लोनली वॉइस इन द एंटायर इंडिया हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द enactment of Article 370, which gave dual status to the state of Jammu and Kashmir, which gave extra constitutional identity to the people of Jammu and Kashmir. उन्होंने नारा दिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं रह सकते हैं। Two prime ministers, two symbols and two constitutions. They cannot exist in a single state. Therefore, it needs to be abrogated at any cost, and thanks to the present Prime Minister Narendra Modi ji, he took this agenda idea to the logical conclusions, and with one stroke of the pen of the Parliament, they abrogated Article 370, and today India stands as one united nation in which all states, whether we talk about J&K, we talk about Himachal, Uttarakhand, Andhra Pradesh, all states are equal, no two constitutions, no two head of the states and no two symbols. ये एक सबसे बड़ी बात रही है। और इसके लिए जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया है, वो एक बड़ा अद्भुत बलिदान रहा है जिसकी हम चर्चा करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है कि जहां हुए थे बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और आज हमको इस बात पे गौरव है, इस बात पे हर्ष है और इस बात पे संतोष है कि पूरे का पूरा कश्मीर भारत का है। और अगर जो पीओके वगैरह जो बचा है और अक्साई चिन्ह बचा है, दिन आएंगे कल जब भारत का कब्जा इनके ऊपर भी होगा। पाकिस्तान ने थोड़ी सी नजरें दिखाने की कोशिश की, भारत ने दो टूक जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक करके। इस किस्म का नेतृत्व अगर आज प्रेरणा ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रेरणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मौलिक चिंतन से ही देशवासियों को आती है। अब हम बात करते जैसे 370 की बात चली, आज तो 370 को हम बिल्कुल वो मानते हैं कि एक बहुत ही साधारण सी बात होगी, लेकिन उस समय में उन्होंने विरोध किया जम्मू कश्मीर के अंदर जाकर के। उन्होंने जब पदार्पण किया वहाँ जम्मू कश्मीर में और ये बात करी कि 370 की धारा को हटाया जाए, तो आप ये बड़ी दिलचस्प घटना थी अपने आप में। तो आप इस पर प्रकाश डालें कि उस समय किस तरह की वो उनकी इस चिंतन पे उनका किस तरह का विरोध किया गया वहाँ पे, तो उस पर भी आप प्रकाश डालें। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निस्वार्थ भाव से ये चाहते थे कि धारा 370 नहीं रहनी चाहिए और सभी राज्य एक समान दृष्टि से भारत का अंग बने। उस वक्त व्यवस्था ये की गई कि आर्टिकल 370 के तहत अगर किसी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करना होता था तो बाकायदा उसका परमिट जारी होता था, आज्ञा पत्र जी। और अगर आपके पास आज्ञा पत्र नहीं है तो आप जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते थे। और वो आज्ञा पत्र वहां के प्रधानमंत्री निजाम देते थे, वो उन्हीं को देते थे जो उनके वाणी से मेल रखते थे, अन्यथा वो परमिट नहीं मिलता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर जाएंगे, अपने पास परमिट हो या ना हो। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, इतने देश सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर, जीवन को ताक पर रखकर, जीवन का सर्वस्व उन्होंने रिस्क पे लेके अपने साथियों के साथ जम्मू कश्मीर में एंटर किए, लेकिन परमिट नहीं था। जम्मू कश्मीर की
पुलिस ने निजाम के कहने पे अवैध तरीके से जम्मू कश्मीर में घुसने के लिए उनको अपनी हिरासत में लिया। 40 दिन तक उनको हिरासत में रखा और ये एक बड़ी संदेहास्पद बात है कि जेल में उनको टॉर्चर किया, इंजेक्शन दिए गए या क्या हुआ उनके साथ। 40 दिन के बाद उनकी जेल में ही जम्मू कश्मीर में मृत्यु हुई और बहाना ये दिया गया कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। मैं समझता हूं कि देश के लिए इस किस्म का बलिदान देना, जानते बूझते हुए भी कि कश्मीर जाना खतरे से खाली नहीं है, वो गए। किस लिए गए? सिद्धांतों के लिए। आर्टिकल 370 जो कि एक डिस्क्रिमिनेटरी इनेक्टमेंट थी, आर्टिकल था, धारा थी, उसको हटाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाई। और आज मैं समझता हूं कि हमको देश को इस बात पर हर्ष होना चाहिए, संतोष होना चाहिए कि धारा 370 अब इस देश में नहीं है। तो इस किस्म का बलिदान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए किया है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि 370 की धारा जो आज देश में नहीं है, उस पर उन्होंने बहुत ही बड़ा अपना विरोध किया था। लेकिन आज के भारत में हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो योगदान रहा इस देश के लिए और इस देश की आने वाली नई पीढ़ी के लिए किस तरह का मार्गदर्शन उनका रहा है, उसके बारे में आप कुछ हमें बताएं तो। देखिए दीवान जी, हमारी बड़ी सनातन परंपरा रही है भारतवर्ष की। हमारी जो सभ्यता है वो 5000 वर्ष पुरानी रही है और इन वर्षों में कभी भी भारत ने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। हम पे आक्रमण हुए, हमने सहे, हमने जवाब भी दिया। कहने का मतलब जो हमारी सनातन परंपरा है वो सहिष्णुता में विश्वास रखती है, लेकिन अगर कहीं आक्रमण हो तो अपने देश की रक्षा करने के लिए हम दो टूक जवाब देने से भी कभी पीछे नहीं हटे हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। इसी किस्म का चिंतन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी था। हिंदू की बात हो हम लड़ेंगे, अन्यथा हमारे हाल फ्रांस की तरह हो सकते हैं, जहां की फ्रांस वाले खुद ही माइनॉरिटी में जाने लगे हैं। यूरोप के सभी देशों का तकरीबन आने वाले समय में यही हाल होने वाला है। देश को बचाना है, हमको अपने आप को बचाना होगा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो विचारधारा है वो इसके लिए एक पुरोधा का काम कर सकती है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है। अब आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के जमाने में सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है। भारत को यह देखना है कि उसकी आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति को, अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को किस किस्म से अक्षुण्ण रख सकती है, ये भी हमको देखना है। और ये सोच हमको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चिंतन में साफ मिलती है। तीसरा बिंदु जो मैं छूना चाहूंगा वो देशभक्ति की भावना है। जो महापुरुष देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे, मात्र 52 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने बलिदान किया, तो देशभक्ति सबसे पहले, देश, दल और व्यक्ति। सबसे पहले देश, उसके बाद दल, उसके बाद व्यक्ति। व्यक्ति अंतिम पायदान पे है। तो देशभक्ति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अपना एक समग्र और व्यापक हिंदुत्व सोच, इन तीन बिंदुओं पे मैं समझता हूं कि देश ने आज तक काम किया है, आगे भी काम करना चाहिए। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज जन्म दिवस पर मैं समझता हूं सच्चे अर्थों में उन्हें यही श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से हो सकती है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो उनकी उपलब्धियों पे, देश के लिए उनकी जो एक देन रही है, योगदान रहा है, उस पर आपने, जैसे कि आपने अपने अभिभाषण में कहा कि वो बहुत सी छोटी उम्र में वो वाइस चांसलर बने, उसके बाद उन्होंने राजनीति से अपना त्याग पत्र दिया, उसके बाद वो देशभक्त बने और भारत के संघ के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया उसके लिए वो सदैव याद किए जाएंगे। दीवान जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इन सवालों के माध्यम से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन दर्शन पे हम लोग बातचीत कर सके, चर्चा कर सके। और मैं विशेष रूप से खबर हिमाचल से चैनल का आभारी रहूंगा कि इन्होंने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस पर इस चर्चा का आयोजन किया और हमको इस चर्चा में भाग लेने का मौका मिला। आप सभी का, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।